हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल हम लोगों ने यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर देखा था और सिलेबस भी देखा था। ठीक है, आज से हम लोग क्या करेंगे कि सारी क्लासेस में सॉल्व करेंगे इसके सारे एमसीक्यूज, वो भी ईयर वाइज सॉल्व करेंगे। जैसे आज हम लोग 2015 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यूज हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह का पेपर आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे आइडियाज़ हमको तभी मिलेंगे जब हम बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज से आपकी क्लास रेगुलर होगी ये वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पंडिय सल सत बखड़ाई देहहि बुद्ध बसंत न जानी। ठीक है, ये जो है ये किसका कथन है? तो ये सरहपा का कथन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला कथन सरहपा का है। और एकड़ की जई मंत्रण तंत, ये कणहपा का है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, ये गोरखनाथ का है। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट क्या है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये किसने कहा था? तो ये विद्यापति के विषय में कहा गया था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो याद रखिएगा, वर्ण रत्नाकर जो है, वर्ण रत्नाकर, वो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है वर्ण रत्नाकर के? ये भी याद रखिएगा, ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो वर्ण रत्नाकर है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये भी याद रखिएगा, मैथिली भाषा में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है इससे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? राजमती। राजमती इनमें से किस काव्य कृति का किस काव्य कृति की नायिका है? जो राजमती है वो किस काव्य कृति की नायिका है? तो ये बीसल देव रासो की नायिका है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, राजमती किसकी नायिका है? बीसल देव रासो की नायिका है। और इसकी जो रचना है राजमती की, वो किसने की है? नरपति नाल ने किया था 1115 ईस्वी में। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और यह एक गेय काव्य है, इसमें 4 खंड है। ठीक है, और लगभग 200 चरण है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, गीत गोविंद टीका मीराबाई का है। ठीक है, राग गोविंद भी मीराबाई का है। नरसिंह जी का मायरा, ये भी मीराबाई जी का है। ठीक है, प्रेम तत्व निरूपण जो है वो मीराबाई जी का नहीं है। तो किसका है ये? कृष्णदास का है। ठीक है, कृष्णदास। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, कृष्णदास जी का है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, यह किसकी रचना है? यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा, कबीरदास जी का। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन में भी बहुत सारे कथन दिए हुए हैं, जैसे सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, कबीरदास जी। प्रभु हो सब पतीनन को टीको, सूरदास जी। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानी, चंदबरदाई। नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, ये जायसी जी का है। ठीक है, फिर देखिए, फिर अगला क्या है कि कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो याद रखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हित हरिवंश हैं। कौन है? हित हरिवंश, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। इन्होंने राधा जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। किसने? हित हरिवंश ने। ठीक है, फिर है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य को हम सबको पता है, ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं और शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। हरिदासी या सखी या टट्टी संप्रदाय, ये स्वामी हरिदास। फिर उसके बाद है गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय जो है वो चैतन्य महाप्रभु का है। ठीक है, फिर देखिए, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। ये किसकी पंक्ति है? तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो,
ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी बोली की काव्य पंक्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी। और यह इसके जो लेखक है वो नूर मोहम्मद है, लेखक का नाम भी पूछ लेता है कभी-कभी, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है? फिर देखिए जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो याद रखिएगा पहले कबीरदास जी का जन्म हुआ था, फिर गुरु नानक, फिर दादू दयाल, फिर मलुकदास, और कब हुआ था डेट भी देख लेते हैं। देखिए, कबीरदास जी का जन्म बनारस में हुआ था, लहरतारा के पास, ठीक है? 1398 ईस्वी इनका जन्म है, पता है। फिर उसके बाद देखिए कि गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलबंडी ननकाना साहब में, ठीक है? 1469 ईस्वी में। फिर उसके बाद है दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था 1544 ईस्वी में। मलुकदास का जो जन्म हुआ था कड़ा इलाहाबाद में 1574 ईस्वी में, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि रीति काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो ये पद्माकर है, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो याद रखिएगा भाव विलास जो है वो देव की है, अष्टयाम देव की है, भवानी विलास भी देव की है, लेकिन कवि कुल कल्पतरु जो है वो देव की रचना नहीं है, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, ये सारी जो रचनाएं हैं वो चिंतामणि की है, ठीक है? कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की। चिंतामणि की काफ़ी रचनाएँ वैसे इस नेट की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, चिंतामणि। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए रास पंचाध्यायी जो है वो किस छंद में लिखी गई है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो रास पंचाध्यायी है वो रोला छंद में लिखा गया है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। और रास पंचाध्यायी किसकी रचना है अगर ये पूछ दिया और 4 ऑप्शन दे दिया तो ये भी याद रहना चाहिए कि जो रास पंचाध्यायी है वो नंददास की रचना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, नंददास की रचना है। और कभी-कभी तो ये भी पूछ देता है कि रास पंचाध्यायी कितने अध्यायों में विभक्त है, ठीक है? तो ये भी याद होना चाहिए कि रचना जो है वो 5 अध्यायों में विभक्त है, ठीक है? और ये भी पूछ सकता है कि रास पंचाध्यायी का आधार ग्रंथ क्या है? तो याद रखिएगा श्रीमद् भागवत जो है वो रास पंचाध्यायी का क्या है? आधार है। मतलब एक ही जो क्वेश्चन है ना उसी से हम 4-5 क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है? उसी आधार पे। इसीलिए पीवाईक्यू जो होता है ना उसका एनालिसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, यह किसका कथन है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ठीक है? देखिए रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम पूछ रहा है तो इस चीज़ को याद रखिए। सबसे पहले रसिक प्रिया, फिर कवि कुल कल्पतरु, फिर ललित ललाम, फिर अलंकार माला, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और कब-कब इसकी रचना हुई है वो भी देख लीजिए। देखिए रसिक प्रिया जो है वो केशव दास द्वारा लिखा गया है 1591 में। कवि कुल कल्पतरु का मैंने बताया आपको कि चिंतामणि के द्वारा लिखा गया 1650 में। ललित ललाम मतीराम का ग्रंथ है 1661 में इन्होंने लिखा। अलंकार माला सूरती मिश्र का है, ठीक है? 1711 में लिखा गया था। फिर देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको? मैच द कॉलम है जिसमें रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले भूषण। भूषण का जो ग्रंथ है वो अलंकार प्रकाश है, ठीक है? घनानंद का है इश्कलता। सूरती मिश्र का हो जाएगा रस रत्नाकर। मतीराम का रचना क्या है? रसराज। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में कहीं पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा और जो आयोग था उन्होंने ए को आंसर माना था, हालांकि इसमें ये भी असंगत है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को ही हटा देना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको सही आंसर बताया, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटघट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियां जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो याद रखिएगा ये लहर से संकलित है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? और लहर जो है वो कौन से ईयर में प्रकाशित की गई थी? तो ये 1933 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा और बाकी जितने भी जयशंकर प्रसाद जी के ग्रंथ हैं उस सबको याद कर लीजिएगा, उनके रचनाएँ याद कर लीजिएगा और कब-कब उनका प्रकाशन वर्ष है वो याद कर लीजिएगा। और यहाँ सारा दिया हुआ भी है, ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा। मेरा परिवार,
मेरा परिवार जो है वो महादेवी वर्मा की जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित एक संस्मरण है, मेरा परिवार। और मेरा परिवार का जो प्रकाशन वर्ष था वो कब कब था, तो ये 1956 ईस्वी था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले उर्वशी, फिर झरना, फिर आंसू और लहर। उर्वशी हम सबको पता है कि कब लिखा गया, 1909 में। ठीक है, और झरना कब लिखा गया है बताइए, 1918। झरना कब लिखा गया, 1918। आंसू कब लिखा गया है, 1925। और लहर लिखा गया है 1933। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार है वो अज्ञेय है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, एक लिखा है कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये पंक्ति है। ठीक है, फिर जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाणी क्रीड़ा, त्रिलोचन का है। ठीक है, फिर देखिए युगधारा के रचयिता कौन है। तो याद रखिए युगधारा जो है वो नागार्जुन की कविता है, युगधारा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये कब लिखा गया था युगधारा, तो याद रखिएगा 1953 में इसका प्रकाशन वर्ष है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर बाकी देख लीजिए, सतरंगे पंखों वाली, ये भी नागार्जुन की ही पंक्ति है, मतलब उनके द्वारा ही लिखा गया रचना है। 1959 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर है प्यासी पथराई आंखें, नागार्जुन। भस्मांकुर भी नागार्जुन के द्वारा। तालाब की मछलियां, तुमने कहा था। खिचड़ी, विप्लव देखा है हमने। हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां। फिर देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का क्रम पूछ रहा है ना, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले रश्मि रथी लिखा गया था। ठीक है, रश्मि रथी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1952 है। फिर कनुप्रिया जो कि धर्मवीर भारती का है, वो कब लिखा गया था, 1959 में। लोकायतन जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी का है, और लोकायतन 1964 में लिखा गया था। आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण का है। और आत्मजयी जो है याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी कुंवर नारायण जो है उनकी ही कुछ ही दिनों पहले मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जो आपका आने वाला एग्जाम है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और आत्मजयी भी याद रखिएगा कि कुंवर नारायण उसके लेखक है। और ये भी याद रखिएगा कि 1965 जो है वो इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो इस तरह से अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले प्रगति और परंपरा, फिर अद्यतन, फिर अंगद की नियति, और यह तत्र सर्वत्र। ठीक है, सॉरी यत्र तत्र सर्वत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए सबसे पहले प्रगति और परंपरा मैंने बताया, ये 1949 में इसका प्रकाशन वर्ष था। रामविलास शर्मा इसके निबंधकार है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि अद्यतन जो है वो अज्ञेय की है। ठीक है, 1977 में प्रकाशित। अंगद की नियति विद्या निवास मिश्र, यत्र तत्र सर्वत्र जो है वो शरद जोशी जी की है। ठीक है, फिर देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जो जाह्नवी है वो राजी सेठ की नहीं है। राजी सेठ की रचनाओं के क्या क्या नाम है। तो देखिए, समांतर चलते हुए, अपने दायरे, गलत होता पंचतंत्र। ठीक है, ये राजी सेठ की रचनाएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है। तो याद रखिए, आपने आधा आधा गांव उपन्यास पढ़ा होगा। ठीक है, आधा गांव किसके द्वारा लिखा गया है, राही मासूम रजा। ठीक है, और याद रखिएगा राही मासूम रजा पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैंने बहुत साल के PYQ देखे हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन था राही मासूम रजा पे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राही मासूम राजा जो है, ठीक है, आधा गांव है वो इनका उपन्यास है। कब प्रकाशित हुआ था, 1966 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें कौन सा गांव का जिक्र किया गया है, तो गंगौली का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो है गुनाह बेगुनाह। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि शिशु वेदना की कहानी कौन कौन सी है। ठीक है, तो याद रखिएगा नादान, दोस्त, चोरी, कजाकी, ये इसमें क्या है, शिशु संवेदना की कहानी है। ठीक है, और जो दो सखियां हैं वो शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
और ये यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो नादान दोस्त है, कजाकी, चोरी दो संख्या, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कहानी संग्रह दिए हुए हैं जिसका प्रकाशन वर्ष से क्या करना है? अनुक्रम सजाना है। सबसे पहले देखिए छाया, फिर पुष्पलता, फिर है चित्रशाला भाग 1, फिर है चिंगारियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष और इसके कहानीकार कौन है। देखिए, छाया का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1912 है। ठीक है, चित्रशाला का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1924 है। फिर है चिंगारियाँ, चिंगारियाँ का प्रकाशन वर्ष है 1925। और याद रखिएगा छाया किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद जी की। और पुष्पलता किसकी कहानी है? सुदर्शन की। चित्रशाला विश्वंभर नाथ शर्मा। और चिंगारियाँ किसकी कहानी है? बेचन शर्मा उग्र की। ठीक है, बार बार याद करेंगे तो बार बार पढ़ते पढ़ते ये चीज आपको याद हो जाएगी। फिर देखिए उपन्यासों का सही कालानुक्रम पूछा है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? देखिए, सबसे पहले देशद्रोही, देशद्रोही के बाद नदी के द्वीप, फिर शहर में घूमता आईना, उसके बाद तमस। आइए इसके प्रकाशन वर्ष को देख लेते हैं। देखिए, देशद्रोही का प्रकाशन वर्ष 1943 है। नदी के द्वीप का प्रकाशन वर्ष 1951, शहर में घूमता आईना 1963 और तमस 1973। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसके जो उपन्यासकार है उनका भी नाम देख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्या करना है? ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाना है। तो आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मृगनयनी, मृगनयनी के बाद आएगा एकदा नैमिषारण्य, फिर है अनाम दास का पौधा पोथा, फिर उसके बाद अभिज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, मृगनयनी का जो प्रकाशन वर्ष है 1950 है। एकदा नैमिषारण्य का 1972, फिर है अनाम दास का पोथा 1976, अभिज्ञान 1981। और इसके जो उपन्यासकार हैं इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा अनाम दास का पोथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित कहानियों को क्या करना है? उसके रचनाकारों से मैच करना है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले गुलबहार, गुलबहार कहानी किसने लिखी है? तो ये लिखी है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर है पंडित और पंडितानी, ये किसने लिखा है? गिरिजा दत्त वाजपेयी। ठीक है, फिर उसके बाद है कुंभ में छोटी बहू, कुंभ में छोटी बहू किसने लिखा है? बताइए। बिल्कुल सही, बंग महिला के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये इसका प्रकाशन वर्ष भी यहाँ पर दिया हुआ है, सारा आप देख लेंगे। अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? बताइए। बिल्कुल सही, अंधा कुआं जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृति है। ठीक है, ये नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? अंधा कुआं का 1955। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष है 1969। कैदे हयात का प्रकाशन वर्ष है 1993। और नदी प्यासी थी का प्रकाशन वर्ष है 1954। ठीक है, और नाटककार का नाम आप याद कर लेंगे। फिर देखिए, मल्लिका किस नाटक की पात्र है? तो इस चीज को याद रखिए, आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका है। ठीक है, देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एकांकी जो है वो भुवनेश्वर प्रसाद का है। तो याद रखिएगा स्ट्राइक जो है, ऑप्शन नंबर डी स्ट्राइक, वो भुवनेश्वर प्रसाद जी का है। फिर देखिए, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की धारणा है। ठीक है, और फिर उसके अलावा यहाँ पे देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी धारणा दिया हुआ है कि उन्होंने कहा था काव्य में अन्य भावों के उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए। और डॉक्टर नगेंद्र कहते थे कि रस सिद्धांत एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिसमें इन वादों का विरोध मिट जाता है। फिर देखिए, इसमें लिखा है नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ठीक है, देखिए सबसे पहले डॉक्टर, फिर कर्फ्यू, फिर कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल। सबसे पहले देखिए डॉक्टर, डॉक्टर का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1958 है। कर्फ्यू का 1972 है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया नाटक है 1981। ठीक है, कोर्ट मार्शल जो है वो 1991। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों के बारे में लिखा हुआ है, उसके प्रकाशन काल क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले शब्द और स्मृति
कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि, अंत और आरंभ। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए फिर क्या लिया हुआ है यहाँ पे, जो नाटक है, नाटक और उनके रचनाकारों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा हम सबको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। फिर मयंक मंजरी, मयंक मंजरी जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। फिर रुक्मणी परिणय, रुक्मणी परिणय जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। सीता वनवास, सीता वनवास जो है वो ज्वाला प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें लिखा है कौन कौन से निबंध संग्रह जो है उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है साहित्य का श्रेय और प्रेम, तो ये जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। आलोक पर्व, आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। फिर है रेती के फूल, रेती के फूल दिनकर के द्वारा लिखा गया। आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य किसके द्वारा लिखा गया है, रामविलास शर्मा के द्वारा। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए ध्वनि सिद्धांत के आचार्य कौन है, तो आनंदवर्धन। ठीक है, और जो वामन है वो रीति संप्रदाय के हैं। आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। आचार्य मम्मट ध्वनिवादी आचार्य हैं। फिर देखिए लिखा है भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है, तो दोष 10 माने गए हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। सबसे पहले अभिनव भारती, फिर दश रूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। ठीक है, देखिए अभिनव भारती 10वीं सदी के उत्तरार्ध में, उसका समय है। दश रूपक का 11वीं सदी और नाट्य दर्पण का 12वीं सदी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह किसका कथन है, तो यह प्लेटो का कथन है कि जो काव्य सर्जन है एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। ठीक है, फिर देखिए भाव अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का नाम है। जो भाव है वो अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का परिणाम है, यह किसका कथन है। ये क्वेश्चन मान लीजिए इस साल आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अरस्तु का कथन है। जादुई यथार्थवाद यानी कि मैजिकल रियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो इस चीज को याद रखिएगा, फ्रेंच रोह ने किया था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्क्सवादी विचारक इनमें से कौन नहीं है, तो देखिए सबसे पहले रोसेफ एडिसन जो है वो मार्क्सवादी विचारक नहीं है। और मार्क्सवादी विचारक कौन कौन से हैं, लुकाच है, कॉडवेल है, रॉल्फ फॉक्स है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले ना, तो प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक, ये जो है ये कथन सत्य है। ठीक है, संवेदनशीलता का असाहचर्य, यह किसकी अवधारणा है, तो याद रखिएगा टीएस इलियट की अवधारणा है। फिर देखिए टीएस के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है, तो सबसे पहले देखिए द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथेन एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाशन वर्ष देख लीजिए, सबसे पहले द सेक्रेड वुड जो है वो 1920 में लिखा गया था। ठीक है, होमेज टू जॉन ड्राइडन, प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, 1924। एलिजाबेथेन एसेज का 1932। फिर द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933। सेलेक्ट एसेज 1934। फिर है एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये 1936 में लिखा गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ग्रंथ दिए हुए हैं और लेखकों से उसे मैच करना है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लिरिकल बैलड्स। ठीक है, लिरिकल बैलड्स जो है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। बायोग्राफिया लिटरोरिया ये लिखा गया है कॉलरीज के द्वारा। फिर लिखा हुआ है एस्थेटिक, एस्थेटिक लिखा गया है क्रोचे के द्वारा। द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक ये लिखा गया है रिचर्ड्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था, तो इस चीज को याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम कौन सी भाषा में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है वो इस्तवार द ला रेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी ये है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसके जो लेखक है वो फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी हैं।
ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर है शाश्वती डायरी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अज्ञेय जो है वो शाश्वती डायरी के लेखक हैं। फिर देखिए प्रवासी डायरी हरिवंश राय बच्चन, दिनकर की डायरी रामधारी सिंह दिनकर, दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है, यह किसने बोला था, तो यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का कथन है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट और पंक्ति दी हुई है और रचनाकार के नाम दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आजकल काफी पूछे जा रहे हैं, बहुत ट्रेंड में है, तो एक बार देख लीजिए। देखिए शब्द जादू है और कुछ नहीं है, ये वाला अज्ञेय का है। फिर है कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, मुक्ति बोध। ठीक है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं, शमशेर बहादुर सिंह, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूं और एक ढहाता हूं। ठीक है, ये रघुवीर सहाय का है। लिखा है छप्पर के लेखक कौन है, तो याद रखिए छप्पर के जो लेखक है जयप्रकाश करदम है, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए इसीलिए मैं ये वाला सीरीज लेकर आई हूँ। ठीक है, मेरे पास काफी ऐसे मतलब पीडीएफ मैंने देखे, मुझे सबसे सही पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाने के लिए यही पीडीएफ लगा, जो आपके करंट रिवीजन के लिए, स्पेशली एग्जाम के 15 डेज पहले के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा ये पीडीएफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले छप्पर जो है 1994 में इसका प्रकाशन वर्ष है, आवाजे का 1997 में, हैरी कब आएगा का 1999 में, सलाम 2000। ठीक है, और उसके लेखक देख लीजिएगा और विधा कौन कौन सी है ये देख लीजिएगा। ठीक है, और छप्पर के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश करदम। और छप्पर की विधा क्या है, तो छप्पर एक उपन्यास है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। छप्पर का प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1994 है। मतलब काफी ज्यादा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से कुछ भी पूछ देगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता होगा तो बस आपके 2 मार्क्स गए। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, तो देखिए इस चीज को याद रखिएगा कि सबसे पहले हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, ये सही है। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है, यह शुक्ल जी की नहीं है। ठीक है, फिर इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो राधा कृष्णदास जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा प्रकाशन वर्ष देख लीजिए 1904 है, इसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1904। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र राधा कृष्णदास। फिर देखिए विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो विभक्ति विचार नामक पुस्तक की जो रचना है वो गोविंद नारायण मिश्र द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए विभक्ति विचार पुस्तक गोविंद नारायण मिश्र। रामलीला पुस्तक है जिसके रचनाकार माधव प्रसाद द्विवेदी हैं। भाषा और व्याकरण जिसके रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी व्याकरण जिसके जो रचनाकार है वो कामता प्रसाद गुरु हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है, तो इस चीज को याद रखिएगा। स्वकीय नायिका का जो भेद है वो वासक सज्जा नहीं है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालानुक्रम क्या है, तो सबसे पहले देखिए प्रेमचंद और उनका युग, फिर है जनांतिक, फिर उसके बाद मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, कवि कह गया है। ठीक है, ये इसका कालानुक्रम है, ऑप्शन नंबर सी। आइए उसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्रेमचंद और उनका युग। ठीक है, ये रामविलास शर्मा जी का ग्रंथ है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1952 है। जनांतिक जो है वो नेमी चंद्र जैन का है, 1981 में इन्होंने लिखा था। मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना नंद किशोर नवल का है, 1993 में प्रकाशन वर्ष है। कवि कह गया है अशोक वाजपेयी, सन 2000। फिर देखिए हिंदी काव्य शास्त्री की निम्नलिखित कृतियों का कालानुक्रम। सबसे पहले देखिए रसराज, फिर है श्रृंगार निर्णय, फिर उसके बाद है रसिकानंद, फिर है रस कलश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसकी कृति, इसका समय और इसके रचनाकार के नाम देख लेंगे। देखिए ग्रंथ को उनके लेखकों से मैच करना है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सरवंगी। ठीक है, सरवंगी किसकी रचना है बताइए, बिल्कुल सही, रज्जब। फिर है ज्ञानबोध मलुकदास। प्रेम प्रसाग जो है धरणीदास। शब्द सागर जो है बुला साहब। फिर देखिए फिर मैच द कॉलम है जिसमें खड़ी बोली गद्य रचनाएं को उनके लेखकों के साथ मैच करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सुरासुर निर्णय जो है उसके है मुंखी सदा सुखलाल। ठीक है, फिर उसके बाद है भाषा योग वशिष्ठ के राम प्रसाद निरंजनी।
फिर उसके बाद है भाषा पद्म पुराण, भाषा पद्म पुराण के दौलत राम जैन। फिर है चिद्दीलास, चिद्दीलास के कौन है? दीपचंद जैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि उनकी कृतियों को उनके लेखकों के नाम से मैच करना है। सबसे पहले देखिए नया साहित्य नए प्रश्न, ठीक है, तो याद रखिएगा नंद दुलारे वाजपेयी जो है इसके लेखक हैं। फिर उसके बाद रस सिद्धांत, रस सिद्धांत के हैं नगेंद्र। फिर है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इसके हैं शिव कुमार मिश्र। फिर है रोमांटिक साहित्य शास्त्र, इसके हैं देवराज उपाध्याय, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप मैच कर लेंगे। फिर देखिए, फिर हमारा क्या दिया हुआ है, स्थापना यानी असर्शन दिया हुआ है। लिखा है कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, कॉमन सेंस है आपके पास तो आप समझ सकते हैं कि यस ये बिल्कुल ही सही है। कितने सारे कवियों ने भी कहा है कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति प्रत्येक चीज जो है उससे कविता बनाई जा सकती है। ठीक है, फिर देखिए इसमें रीजन क्या बोल रहा है कि इसलिए कविता की जो जरूरत है वो मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए स्थापना में क्या लिखा हुआ है कि वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य एवं संवेदना से विमुक्त करती है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार देती है। तो ये गलत है। ठीक है, इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहाँ लिखा है कि कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना है, करुणा से रक्षा का विधान होता है। तो सही है, क्योंकि कविता में अभिव्यक्त अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए स्थापना क्या लिखा हुआ है, मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। फिर तर्क दिया हुआ है कि इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमारा जो ए है वो रॉन्ग हो गया और ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, देखिए पता है क्यों गलत हुआ। देखिए मिथक जो होते हैं वो सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। बताइए ऐसा हो सकता है क्या? मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक कैसे हो सकते हैं? देखिए सार्वदेशिक का मतलब होता है कि सभी देशों में उसकी जो मान्यता है मिथकों की वो एक समान है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जगह जगह के हिसाब से हमारी मान्यताएं मिथक ये सारी चीजें क्या होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। तो ये तो हमारा कॉमन सेंस के हिसाब से भी अगर हम टिक करते तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाता, और अगर फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाता तो हमारा करेक्ट आंसर निकालना इजी हो जाता। ठीक है, और यहाँ संभावना व्यक्त की गई है ना, तो जो जहाँ पॉसिबिलिटीज व्यक्त की जाएगी वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए स्थापना नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। क्या लिखा है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती। तो ये बात गलत है, बढ़ सकती है। ठीक है, फिर देखिए क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो आवश्यक होता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी सेंटेंसेस है। ठीक है, जिसमें ये गलत है और ये बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए फर्स्ट वाला रॉन्ग और सेकंड राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मरणासन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। फिर है क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम से मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तर्क क्या दिया हुआ है, क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति जो होती है, समानानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही हमारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसमें से दोनों सही किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का अद्यतन समन्वय हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है कि कारण की यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ है। सबसे पहले तो ही और केवल। ठीक है, मैंने आपको पहले वाले क्लास में बताया है ये एक्सट्रीम वर्ड जो होते हैं जिसमें जिस भी सेंटेंस में वो रॉन्ग होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आदर्श नागरिक को आत्म विकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तर्क क्या है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की, उसकी अच्छाई बुराई की
मूल कसौटी जो है वो समाज कल्याण की भावना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि गोदान जो है ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। तो ये बात गलत है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गोदान जो है उसमें समग्र युग जीवन का चित्रण नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उज्जवल नीलमणि। ठीक है, उज्जवल नीलमणि जो है उसके जो लेखक है वो है रूप गोस्वामी। फिर है कुवलयानंद के अप्पय दीक्षित। फिर है साहित्य दर्पण के विश्वनाथ। ठीक है, फिर देखिए रस गंगाधर के कौन है बताइए। बिल्कुल सही, पंडित राज जगन्नाथ, यानी कि जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।